तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 6। ओके, इस सीरीज के जो पहले 3 लेक्चर थे उन 3 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ाया एंड राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं उसको लेकर के चला गया, बिल्कुल जीरो से उठा करके और कहां तक, एडवांस लेवल तक। ओके, और जो चौथा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं जो मुझे जान लेनी चाहिए ताकि मुझसे सारे के सारे सवाल बन जाएं एलएलएम के। ये मैंने किस में बताया? लेक्चर नंबर 4 में आपको बता दिया। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पढ़ाया कि भाई नॉर्मल फोर्सेस क्या होते हैं और किस तरह के सवाल इसके बनते हैं, और इस चर्चा को भी बिल्कुल जीरो से लेकर और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैंने पढ़ा दिया। और बेटा आज की जो चर्चा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, रस्सी वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और इसकी भी जो टेक्निक है ये मैं चौथे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन में, उसको देख करके आना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। और बेटा जो पूरी जो वर्कशीट है, एक बहुत ही जबरदस्त वर्कशीट, जो अगर हम जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो हमें वर्कशीट जरूर कर लेनी चाहिए। वो भी मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं और टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना उसको। बाकी भाई साहब 9:30 बज गए, फालतू टाइम पास नहीं करते, मेरी मम्मी मारेगी, उसके बाद फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और फटाक से लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर मैं भी सोऊंगा, आप लोग भी सोना, ठीक है। दिन में देख रहे हो तो मत सोना, रात में देख रहे हो तो पढ़ करके सो जाना। आओ मेरी बात सुना, देखो ध्यान से देखो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम्स। ओके, स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत बढ़िया और बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब ऐसा लगेगा तुमको कि मतलब मजा ही आ गया एकदम, है ना। बस शर्त है कि तुम थोड़ा कंस्ट्रेंट मोशन जानते हो, क्योंकि मैं अच्छे लेवल के सवाल उठाऊंगा वहां से, और उसका भी नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक शर्त और है कि तुमने वो बेसिक वाली वीडियो जरूर देख ले, लिंक दे दिया था ऊपर मैंने, नीचे भी पड़ा हुआ है, देख लेना यार, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी फिर, है ना। मेरे को मत बोलना जरा समझ नहीं आया, बाकी नीचे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं आया तो मैं हूं ना, मैं ले लूंगा डाउट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सुन मेरी बात, एक ध्यान से सुन। बिल्कुल बेसिक सवाल के साथ शुरू करता हूं, और सवाल के साथ साथ एक बार कंसेप्ट भी दोबारा बता देता हूं ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। सुनो, सवालों के साथ शुरू करते हैं। बोला गया कि मान लीजिए ये अपने पास ना ऐसे धरती माता है, क्या है अपने पास? ये धरती माता है। ओके, और मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह से 2 डब्बे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक रस्सी के माध्यम से, ठीक है। ये धरती माता थी हमारी, और धरती माता के ऊपर 2 डब्बे रखे गए हैं, और ये दोनों डब्बे एक रस्सी के माध्यम से ऐसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैं बोलता हूं चलो मान लो इस डब्बे का वजन चलो 4 किलो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 4 किलो मान लेते हैं। और इस वाले डब्बे का जो वजन है उसको 6 किलो मान लेते हैं, 6 kg। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। और बीच में ये रस्सी है, बीच में ये रस्सी है, और अपने को पहले ही बता दिया गया है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो रस्सी ली जाती है वो मासलेस ली जाती है और इनएक्सटेंसिबल ली जाती है ना। अगर रस्सी का कुछ मास हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल नहीं रहेगी, तो वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की नहीं रहेगी प्रॉब्लम, वो रोटेशन में घुस जाएंगे फिर हम उस समय, है ना। हालांकि मास वाली रस्सी के भी एक आध सवाल में तुम्हें कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आज, है ना। ध्यान से देखो, तो जो रस्सी है ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल रस्सी है। बोला गया ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, और बोला गया कि इसको हम लोग एक, बोला गया मान लो 20 न्यूटन का कोई फोर्स है, और वो 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम इसको ऐसे चला रहे हैं, है ना। अब बेटा सोच करके देखिए, तो 4 किलो वाले डब्बे के ऊपर देखो 20 किलो का फोर्स लगा रहे, 20 न्यूटन का फोर्स, तो ये आगे बढ़ेगा, और पीछे एक रस्सी से कनेक्टेड है ये 6 kg वाला ब्लॉक, तो रस्सी में एक तनाव आ जाएगा, रस्सी में खिंचाव आ जाएगा, उस खिंचाव की वजह से भाई साहब 6 किलो का डब्बा भी आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा। हाँ, ये बात बोली गई। तो सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछे गए आपसे 2, क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि भैया रस्सी में टेंशन कितनी है ये बताएं। बोला ठीक है। और दूसरा सवाल क्या बोला गया? दूसरा सवाल इसका बी पार्ट बोला गया, इसका जो बी पार्ट पूछा गया वो पूछा गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बोला गया ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो इस सवाल को बनाने के लिए मुझे जाननी जरूरी है। इससे पहले उस वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, परंतु फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या खास बात है ना। सुनो मेरी बात बेटा, ऐसा बोला जाता है कि जब तक 2 डब्बे एक रस्सी के माध्यम से
डायरेक्टली जुड़े हों, बिल्कुल डायरेक्टली एकदम, है ना, तब तक उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है ना बेटा। जब तक जो डब्बे हैं उनकी कड़ियां डायरेक्टली आपस में जुड़ी हुई, ऐसा नहीं भाई साहब कोई फ्री पुली आ गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ना 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 ना, जब तक डायरेक्टली आपस में जुड़े हुए हैं तब तक एक्सेलरेशन सेम ही होता है। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन 4 किलो वाले डब्बे का होगा वही एक्सेलरेशन 6 किलो वाले डब्बे का भी होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 6 किलो वाले डब्बे का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा हो गया तो रस्सी में टेंशन ही नहीं बचेगी, रस्सी तो ढीली हो जाएगी ना। और 6 किलो वाले का एक्सेलरेशन अगर 4 किलो वाले से कम रहा तो रस्सी में खिंचाव बढ़ता जाएगा। क्यों? ये पीछे छूटने लगेगा, ये आगे भागने लगेगा और रस्सी में खिंचाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और रस्सी टूट जाएगी। हाँ, रस्सी टूट जाएगी, परंतु यहां पर रस्सी को टूटना नहीं है, इसलिए इन दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना पड़ेगा भाई साहब, तभी ये साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। बोला हाँ सर, बात समझ आई सर कि सर दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो ए है। सर हमें आपकी बात समझ आ गई सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई। तो एक्सेलरेशन की बात तो आ गई कि भाई दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग वाले भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, परंतु ये बेसिक सवाल है कि दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम है। अब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बात करते हैं टेंशन की। बोला कि टेंशन इन द स्प्रिंग बताओ। तुमको मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि बेटा जो टेंशन होती है वो अलोंग द रस्सी लगती है। कैसे लगती है? अलोंग द रस्सी लगती है। और रस्सी में अगर टेंशन निकालनी हो तो भाई साहब रस्सी के ऊपर एक कांटा मार दें। क्या कर दें? रस्सी के ऊपर एक कांटा मार दें और कांटा मार करके लिख दें टेंशन। कांटा मार करके लिख दें टेंशन। सर कांटा क्यों मरवाया सर, क्रॉस क्यों मरवाया? रीजन है उसका, समझाऊंगा तुमको ढंग से एकदम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिकॉल करते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू उस बॉडी का ही मास। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू उस बॉडी का ही मास इंटू उस बॉडी का ही एक्सेलरेशन, इंटू उस बॉडी का ही एक्सेलरेशन। क्या तुम लोग ये देख पा रहे हो स्क्रीन पर? लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट और प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, है ना। किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय उस बॉडी का ही एक्सेलरेशन। बोला ठीक सर, आपकी बात समझ आई सर। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सुनो। अब मैंने क्या करा टेक्निक है सवाल सॉल्व करने की, सुनना। मैंने क्या करा, मैं इस 4 किलो वाले डब्बे के ऊपर खड़ा हो गया और जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने देखा अच्छा साला 20 न्यूटन इधर है, देखो एरो देखो 20 न्यूटन इधर है। फिर मैंने इधर देखा, मैंने कहा हाँ रस्सी भाई साहब वो डब्बा खींच रहा है। फिर मैंने टेंशन देखी, मैंने कहा ये रही। अब बेटा ध्यान से देख, तो जब तू 4 किलो पर खड़ा रहेगा ना तो टेंशन की एरो देखो ऐसी है, दिख रही है, इसीलिए क्रॉस मरवाया था। देखो ध्यान से देखो। तो जब आप 4 किलो वाले डब्बे पर खड़े हुए हो तो आपको दिख रही है कि टेंशन उधर है, 20 न्यूटन वाला फोर्स इधर है और ये 4 किलो वाला डब्बा तो इधर जा रहा है। इसका मतलब कि ये 20 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है और टेंशन कम है भाई साहब, तभी तो ये इधर जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर टेंशन ज्यादा होती तो ये तो पीछे जा रहा होता, परंतु ये तो इधर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो इधर ही आएगा ये तो। बोला हाँ, तो मतलब कि 20 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है और टेंशन कम है। हाँ ये बात, परंतु दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा भाई साहब, है ना। वेक्टर की बात करते तो कह देते कि वेक्टोरियली जोड़ दो, बात तो एक ही है। हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। डायरेक्शन तो हमने कॉमन सेंस से निकाल ली कि 20 न्यूटन इधर है और टेंशन इधर है, तो नेट फोर्स कितना है? 20 माइनस टी। हाँ, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया तुम मुझे बताओ? तो नेट फोर्स आ गया 20 माइनस टी। अरे 20 माइनस टी, ये नेट फोर्स किसके ऊपर है भाई? अरे किसके ऊपर? अरे ये 4 किलो वाले डब्बे के ऊपर। हाँ चलो ठीक है बात, तो 4 किलो वाले डब्बे के ऊपर जो नेट फोर्स आया वो कितना आया? 20 माइनस टी। कितना आया? 20 माइनस टी, क्योंकि 20 इधर है, टी इधर है, परंतु ये जा तो 20 की दिशा में रहा है, तो 20 बड़ा हो गया, टी छोटा हो गया, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। ये सही है। बोला बात समझ आई? बोला हाँ बात समझ आई, है ना। अब क्या करें बेटा? ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में आपको ना 2 वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? 2 वेरिएबल माने जो हमें सॉल्व करके निकालने हैं, जिनकी वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी है। तो एक तो टी है और एक ए है।
मैंने कहा हाँ साला बात तो सही है, परंतु दो वेरिएबल अगर मेरे पास हो और मुझे इन्हें सॉल्व करना हो तो मुझे कम से कम दो इक्वेशन चाहिए भाई साहब, एक तो टी चाहिए और दूसरा ए चाहिए। तो जब तक दो वेरिएबल की मुझे वैल्यू नहीं पता चलेगी सर कब तक कैसे निकालेंगे यार, है ना, तो दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। अगर दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो मिनिमम आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो मिनिमम तीन इक्वेशन होनी चाहिए, चार वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो मिनिमम चार इक्वेशन होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल उतनी नंबर इक्वेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ ठीक, ये तो दो वेरिएबल है, एक से तो काम नहीं चलेगा, तो दूसरी भी निकालनी पड़ेगी। हाँ निकालो, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोला। मैं बोला कि चलो अब क्या करते हैं ना, अब इस 6 किलो वाले डब्बे पर खड़े हो जाते हैं। मैं 6 किलो डब्बे पर खड़ा हो गया, सारा चल रहा है, मजा आ रहा है ना। मैंने देखा 6 किलो डब्बे खड़ा होकर देखा, अच्छा ये टेंशन तो इसको खींच रही है। क्यों खींच रही है, ध्यान से देखो तो आपको एरो देखो बेटा ऐसे नजर आ रही होगी, है ना। आप इस पर खड़े हो जाओ, आपको देखो एरो ऐसी नजर आएगी। हाँ एरो ऐसी नजर आ रही है, इसका मतलब कि जो टेंशन है ना, दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस 6 kg ब्लॉक। सही लगा है ना, क्या कि ये जो 6 किलो वाला डब्बा है ये इस टेंशन की वजह से मूव कर रहा है। बोला हाँ, क्योंकि टेंशन ही तो इसे आगे खींच रही है। फिर मैं 6 किलो डब्बे में खड़ा हो गया, मैंने देखा अच्छा टेंशन तो आगे चला रही है, पीछे देखा पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। जब मैं 6 किलो डब्बे पर खड़ा हो गया तो पीछे तो कुछ नहीं है, आगे तो टेंशन है जो इसको आगे खींच रही है। बोला हाँ, तो टेंशन ही तो नेट फोर्स है, इसके ऊपर तो कोई और फोर्स ही नहीं है, ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर। हाँ बात समझ आ रही है। बोला हाँ बात तो समझ आई, है ना। तो ये टेंशन ही वो फोर्स है जिसको आगे की तरफ खींच रही है। तो भाई साहब दिस टेंशन इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। बोला हाँ साला अब तो बात समझ आ गई मेरे को। कैसे कैसे कैसे, अब तो भाई साहब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, टेंशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन से क्या है 6 से है ना, इसको ऊपर पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा 20 माइनस 6a इज इक्वल टू 4a। तो 20 इज इक्वल टू 10a, जीलो ने जीलो को माल दिया तो a कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको दो नंबर में पुट कर दो तो टेंशन कितना आया 6 इंटू 2, तो टेंशन आ गई 12 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं इसमें। ये बात ऐसे होते हैं सवाल, ये कंसेप्ट है। ये जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, ये सोच जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक बार इस पर खड़ा हो जाऊं फिर इस पर हो जाऊं फिर ये कर लूं फिर वो कर लूं, ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं बेटा। ये जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, ये मैंने तुझे बोल बोल कर बताया, ये सब मेरे दिमाग में चलता है जब मैं कोई सवाल बनाता हूं तब, है ना। कोई सवाल जब मैं सॉल्व करता हूं तो सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है। अब तेरे दिमाग में भी चलना चाहिए भाई साहब कि हाँ सर ने बोला था उसके ऊपर खड़े हो जाओ, फिर आगे पीछे के देख लो, फिर नेट निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो, बस बात खत्म। एफ नेट भाई साहब, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू उसी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसी बॉडी का एक्सेलरेशन। ये बात क्या मैं ऐसी आशा करूं हमें समझ आया पक्का। अब देखो बहुत सारा मैंने लगभग 10 मिनट का टाइम लगाया इतना सिंपल सा सवाल सॉल्व करने में। अब जो टफ सवाल होंगे ना भाई साहब 2 मिनट में करके निकलूंगा मैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे तैयार है भाई साहब, अब इन्होंने पढ़ लिया है, अब इन्होंने सीख लिया है, तो अभी सवाल कर सकते हैं। बोलो बात समझ आई पक्का। आगे बढ़ूं, अच्छे से नोट करना, और अगर लगे कि जो मैं बोल गया अगर वो नोट करना है तो एक बार नोट करके भी लिख लो, बाद में तो सब प्रैक्टिस में आ जाएगा ऐसा, फिर तो कॉपी भी नहीं देखनी पड़ेगी, फिर तो सवाल है खटैक आंसर, सवाल है खटैक आंसर। ये बोलो बात समझ आई पक्का। चल इसको अच्छे से नोट कर, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा देखो, अब थोड़ा सा और अच्छा सा कर लेते हैं एक सवाल, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मन को शांति आ जाए कि हाँ यार ऐसे सवाल भी मिलेंगे तो मैं कर ही दूंगा। अब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सर ने पढ़ा दिया तो अब तो सवाल बनने चाहिए भाई, है ना। आओ देखो, बोला एक डब्बा, बोला ये एक और डब्बा, और बोला ये एक और डब्बा। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। और अपन इसको ऐसे फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, और कितना फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, बोला मान लो 30 न्यूटन। कितना 30 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको खींच रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, है ना। मैंने बोला मान लो ये डब्बा है 10 किलो का, बोला ठीक है। मैंने बोला मान लो ये डब्बा है 2 किलो का, बोला ठीक है। मैंने बोला मान लो ये डब्बा है 3 किलो का, बोला ठीक है, बात समझ आ गई, है ना। अब रस्सियां कितनी है, एक रस्सी तो ये रही, एक रस्सी ये रही। मैं नाम दे देता हूं, मैं इसको 1 नंबर रस्सी बोल देता हूं, मैं इसको 2 नंबर रस्सी बोल देता हूं, है ना। तो इसमें जो टेंशन आएगी मैं इसको T1 बोल देता हूं, और इसमें जो टेंशन आएगी मैं इसको T2 बोल देता हूं। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया पहला सवाल कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, कि तीनों डब्बों के एक्सेलरेशंस बताएं। क्या बताएं
तीनों डब्बों के एक्सेलरेशंस बताएं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा सवाल क्या बोला गया? दूसरा सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशंस, फाइंड आउट द टेंशंस T1 एंड T2, फाइंड आउट द टेंशंस T1 एंड T2। चलो इसको अटेम्प्ट करना चाहोगे एक बार? अगर अटेम्प्ट करना चाहो तो मैं यहां पर साइड में खड़ा हूं, वीडियो को एक बार स्टॉप कर देंगे और खुद से करने का ट्राई करेंगे। हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो मैं तो करा ही दूंगा, है ना। मैं तो कहता हूं कर ही दे एक बार स्टॉप, खुद से करने का कर ही ले ट्राई, क्या पता कॉन्फिडेंस आ जाए, है कि नहीं। करो करो करो। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुन क्या कहती है। करा तुमने? पक्का मैं कराऊं? देख एक टेक्निक और सिखाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। मुझे ये पता है कि तीनों डब्बे डायरेक्टली आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ, तो एकदम साथ साथ चलने वाले हैं। जो एक्सेलरेशन इस 10 किलो का होगा वही एक्सेलरेशन इस 2 किलो का भी होगा, और वही एक्सेलरेशन इस 3 किलो का भी होगा। बोला हाँ, तो क्यों नहीं हम इन्हें एक ही डब्बा मान लेते। हम ऐसा मान लें कि भाई ये हमारे लिए है ही एक डब्बा, ये हमारे लिए है ही एक डब्बा जो कि साथ साथ चल रहा है। इस एक डब्बे के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स तो 30 न्यूटन है। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? ध्यान से सुनियो, एकदम सही आंसर आएगा। मैंने डायरेक्टली लिखा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू डब्बे का ही मास। डब्बे का मास कितना है? 3 और 2 5 15 इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? अगेन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परंतु ये एक्सेलरेशन किसका है? अरे एक्सेलरेशन 10 किलो वाले डब्बे का है, क्या एक्सेलरेशन 2 किलो वाले डब्बे का है, क्या एक्सेलरेशन 3 किलो वाले डब्बे का है, या तीनों का यही है? बोलो 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 भाई साहब, एक्सेलरेशन तीनों का यही है। 10 किलो वाले डब्बे का भी एक्सेलरेशन यही है, 2 किलो डब्बे का भी एक्सेलरेशन यही है, 3 किलो डब्बे का भी एक्सेलरेशन यही है। भाई साहब ये तो बढ़िया बात है ना। तो सर अच्छा हो गया सर, मजा आ गया। अब तो हमको सर एक्सेलरेशन नहीं निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन सर आपने पहले ही निकलवा दिया सर, एक ही लाइन में निकलवा दिया। अब तो हमें बस ये 2 टेंशन निकालनी है। कौन सी? T1 और T2। ये तो बहुत ही आसान। देख मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से देखो स्मार्टली। मैं इस 3 किलो वाले डब्बे के ऊपर बैठ गया। कहां बैठ गया? 3 किलो डब्बे के ऊपर बैठ गया। और देखो रस्सी में कांटा मार दो और लिख दो टेंशन। रस्सी में कांटा मार दो और लिख दो टेंशन। अब ध्यान से देखो, तो बेटा इस वाले डब्बे पर बैठकर जब मैं देखूंगा तो एरो देखो ऐसे दिखाई देगी, है ना। एरो ऐसे दिखाई देगी। इसका मतलब कि इस डब्बे के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है टेंशन। तो भाई साहब T2 इज इक्वल टू इसी डब्बे का मास इंटू इसी डब्बे का एक्सेलरेशन। तो T2 देखो एक लाइन में आया भाई साहब 6 न्यूटन। एक लाइन में आया 6 न्यूटन। आई होप तुम्हें बात समझ आ रही होगी यार, सोच लो, है ना। अच्छा T1 भी तो निकालनी है सर। ध्यान से देखो, तो अब इस 2 किलो वाले डब्बे पर चढ़ जाओ। 2 किलो वाले डब्बे पर जब चढ़ जाओगे तो देखोगे कि T1 तो आगे लग रही है और T2 पीछे लग रही है, परंतु डब्बा तो आगे जा रहा है। इसका मतलब T1 बड़ा है और T2 छोटा है। तो नेट फोर्स क्या आएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। ये हुई ना कोई बात। अब ध्यान से देखो, T2 तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं। T2 कितना है? ये तो 6 है और सामने तो 4 था। T1 कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। सोचो, जानते हो मैं इसको एक और ढंग से भी निकाल सकता था। मैं यहां पर बैठ जाता, मान लो 10 किलो वाले डब्बे पर बैठ जाता, तो ध्यान से देखो, तो 30 न्यूटन का फोर्स तो इसे आगे खींच रहा है और T1 इसे पीछे खींच रही है। तो क्या इक्वेशन बनती? 30 माइनस T1 इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। बोला बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आई, है ना। तो माइनस का T1 इज इक्वल टू 20 माइनस 30, तो T1 अगेन कितना आ गया भाई साहब? 10 न्यूटन आ गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी यार। अरे सोच लो, कैसे भी निकाल सकते हैं। कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, घुमा करके पकड़ो। अरे बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो, इस तरह के सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है ना। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। 2-3 डब्बे से साथ साथ चल रहे हो तो कोई खास बात नहीं है ना। थोड़े से वैरायटी चेंज करके तुम्हें सवाल दिखाता हूं, देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ा देते हैं। आओ बेटा सुनो, देखो एक और बिल्कुल सिंपल सा सवाल। ठीक है, क्या बोला गया? बोला गया कि ये ना ऐसे टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है और यहां पर हमारे पास है एक पुली। ओके, यहां पर हमारे पास है एक पुली। ओके, बहुत बढ़िया। बोला यहां पर एक डब्बा है
और डब्बा है मान लो 2 किलो का, ठीक है, डब्बा है मान लो 2 किलो का, ठीक है, और यहां से रस्सी आई और रस्सी निकल करके यहां पर ऐसे नीचे और बोला गया मान लो 4 किलो का ये डब्बा है, 4 किलो का ये डब्बा है। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना। अब सवाल फिर से वही पूछे गए, है ना। सवाल क्या क्या पूछा, पहला सवाल तो ये पूछा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। बोला ठीक है, और हमें तो पता है दोनों का एक ही रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं ना, डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, और कोई फ्री पुली वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन तो दोनों ब्लॉक का सेम रहने वाला है। ऐसा भी पूछ सकता था कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो भी एक ही बात होती है ना। और दूसरा सवाल क्या पूछा, बोला फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑब्वियसली एक सवाल और पूछा फालतू, क्या सवाल पूछा, बोला फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पुली। ये सवाल और पूछा साथ में, ठीक है, और बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही जानदार सवाल है, अच्छा लगेगा तुमको, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो मैं कराता हूं, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छा लॉजिकली सोचो कि अगर ये 4 किलो के डब्बे के हाथ से, यहां से अगर मैं हाथ हटा लूं क्या होगा। लॉजिकली सोचो, 4 किलो का डब्बा नीचे और 2 किलो का डब्बा आगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4 किलो का डब्बा ऊपर 2 किलो का पीछे, ऐसा तो होने वाला नहीं है बेटा। कई बच्चों के दिमाग में ना वहम रहता है कि अगर ये 4 किलो की बजाय 1 किलो का डब्बा होता तब ये नीचे नहीं आता। बेटा ऊपर कोई फ्रिक्शन थोड़ी है, तभी भी नीचे आता। मैं तो कहता हूं तू आधा किलो का डब्बा लटका दे, मैं तो कहता हूं तू 100 ग्राम का डब्बा लटका दे यहां पर, भाई साहब अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होना तो नीचे आएगा, 110% नीचे आएगा। इस वहम को अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। तुम कहोगे तो मैं सवाल भी करके दिखा दूंगा, भाई साहब देखना बिल्कुल नीचे आता है वो, बिल्कुल एकदम। हाँ दिमाग में रखना वहम कि ये तो 4 किलो का है तो ही नीचे आ रहा है, 1 किलो का तो नहीं आता, भाई जरूर आता, वहम में मत रखना, दिमाग बता रहा हूं बिल्कुल, है ना। सुनो ध्यान से, देखो क्या बोला गया। अब तो हमें तो पता है कि भाई तो नीचे आएगा और ये आगे आएगा, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो मान लो ये 4 किलो का डब्बा ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये 2 किलो का डब्बा उसी ए एक्सेलरेशन से आगे भी आ रहा होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि ए एक्सेलरेशन से नीचे क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा। वेट कितना होता है, m इंटू जी होता है, जी तो 10 लेते हैं, वैसे तो 9.8 होता है, अपन क्लास में यहाँ पर 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, है ना। अच्छा तो नीचे फोर्स लग रहा होगा 4 इंटू 10 मतलब के 40 न्यूटन, पर रस्सी में जो खिंचाव है वो तो ऐसा रहा होगा टेंशन, है ना। यहां पर भी ऐसे रहा होगा टेंशन, काटा मारो लिख दो टेंशन, काटा मारो लिख दो टेंशन। जब तक रस्सी सेम रहेगी तब तक टेंशन भी सेम रहेगी, रस्सी अलग तो टेंशन अलग। जैसे पिछले सवाल में करा था T1 और T2 कर दिए थे क्योंकि रस्सी अलग थी, यहां पर तो रस्सी एक ही है और रस्सी सेम तो टेंशन सेम। अब तो नॉर्मल सवाल है तो तुम जानते ही हो भाई साहब क्या करें। सबसे पहले तो 4 किलो वाले डब्बे पर बैठ जाएं। मैं बैठ गया 4 किलो डब्बे पर, मैं देखा अच्छा सारा नीचे 40 न्यूटन लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रही है, परंतु जा रहा है नीचे और टेंशन की एरो है ऊपर, टेंशन की एरो है ऊपर, जा तो रहा है नीचे, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो नेट फोर्स क्या लिखा गया, नेट फोर्स लिखा गया 40 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। ये हो गया भाई साहब। अब क्या करें, अब 2 किलो वाले डब्बे पर बैठ जाएं भाई साहब और देखें टेंशन की एरो तो आगे है जो कि इसे आगे खींच रही है भाई साहब। तो क्या बोला गया कि टेंशन इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। भाई साहब टी की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, तो 40 माइनस 2a इज इक्वल टू 4a, तो 40 इज इक्वल टू 6a। भाई साहब आना तो बोलो 40 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू 40 बाय 6 मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है, निकालने का है अपने को, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है सुनो, अच्छा एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आ गई 2 इंटू एक्सेलरेशन मतलब 2 इंटू 20/3 मतलब के 40/3 न्यूटन, 40/3 न्यूटन। तो पहले 2 सवालों के जवाब तो हो गए। अब फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पुली, फोर्स ऑन द पुली की बात कर रहा है बेटा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, पुली की बात सोचो, देखो ध्यान से देखो, तो ये थी वो पुली, है ना, ये थी वो पुली, ठीक है। अब पुली के ऊपर बोला नेट फोर्स बताओ, तो पहले पुली के ऊपर खड़े हो जाओ, है ना। लो जिसके ऊपर भी फोर्स बताना होता है ना उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, लो बता दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने देखा यहां खड़े होकर के देखा, देखो देखो एक टेंशन की एरो तो देखो ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, एक टेंशन की एरो ऐसे दिख रही है। पुली पर बैठ करके देखो, पुली पर बैठ करके देखो तो आपको 2 फोर्स नजर आएंगे,
एक तो इस तरफ कितना टेंशन, एक इस तरफ कितना टेंशन। अब सोच करके देखो, दो फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस जब 90 डिग्री पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट कहां आता है? बिल्कुल बीच में आता है। और कितना आ जाएगा? √2t आ जाएगा। सर ये आपने कैसे लिख दिया? भैया वेक्टर पढ़ करके आओ। अरे यार रिजल्टेंट निकालना सिखाया ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां पर फोर्सेस की बात हो रही है तो √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। f1 f2 दोनों बराबर हैं, थीटा 90 है, तो भाई साहब फाइनल वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो √f1 + f1² + f2² f1 f2 बराबर है, तो √2f² मतलब के √2 × f, वही आंसर है। √2 × t वही आंसर है ना। तो फोर्स ऑन द पुली कितना आ जाएगा? वो जाएगा √2 और t कितना है? 20/3 40/3, तो 40/3 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पुली, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पुली। तो भाई साहब ये हो गया हमारे तीसरे सवाल का जवाब। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। नॉर्मल सा सवाल है, गलत मत करना। बोलो पक्की बात एकदम, सोच लो। चलो मैं तो कहता हूं अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आओ सुनो, देखो एक और बढ़िया सा सवाल हम लोग करते हैं। और सवाल क्या बोला गया? बिल्कुल आसान है। ऐसे बोला गया हमारी छत है, ठीक है, और छत से ना यहां से एक पुली लटकी हुई है, ठीक है। पुली कैसी है? मासलेस है भाई साहब, फ्रिक्शनलेस पुली है। जैसे ही पुली का कोई मास ले लेंगे भाई साहब, तो ये प्रॉब्लम एनएलएम की नहीं रहेगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी रोटेशन की। तुम लोग यहां पर उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। पुली कैसी हमारे लिए? मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। सुने मेरी बात ध्यान से, देखें बेटा। तो बोला गया कि इस पर ना दो मासेस ऐसे लटके हुए हैं। एक मास तो ये रहा, बोला गया मान लो 2 kg। बोला ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है ना। और बोला एक मास ये रहा, बोला गया 6 kg, बोला गया 6 kg। इनिशियली हमने दोनों को पकड़ रखा है हाथ में ताकि ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, ऐसे पकड़ रखा है। अब क्या सवाल बोला गया? हो क्या रहा है? सिस्टम समझ आ रहा है? 2 किलो से रस्सी घूमी 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 और यहां से घूम करके और यहां पर ऐसे आ गई। सवाल क्या पूछा गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोला ठीक है, टेंशन बता देंगे स्ट्रिंग में। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। ये सवाल बोले गए, 2 सवाल आपको बोले गए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है, बताएंगे अपन तो करेंगे। बेटा जानते हो ये जो सिस्टम है ना, इसको अटवुड मशीन के नाम से भी जानते हैं, ATWOOD, ठीक है, अटवुड मशीन इस नाम से भी जाना जाता है। बस 2 मासेस होते हैं, पुली के अराउंड ऐसे हैंग कर रहे होते हैं, एक मास ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जरा एक ऊपर जाएगा तो दूसरा उतना नीचे, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर, ऐसे 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 चलते रहते हैं बस, है ना, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मुंडी ऐसे नहीं होती, मुंडी तो ऐसे होती है, ऐसे होता है, ठीक है। इसे अटवुड मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अटवुड मशीन। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ आती है अपने को, है ना, नॉर्मल बात है। सुनो देखो ध्यान से देखो, तो लॉजिकली भी समझ आ रहा है कि 6 किलो का मास अगर किसी नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, तो 2 किलो का मास ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। बात समझ आती है? डायरेक्टली जुड़े हुए ना यार, तो एकदम सेम रहेगा। हाँ, कंस्टेंट मोशन पढ़ा है तो अपने को ये बात पता है कि अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि पुली फिक्स पुली है, मूवेबल पुली नहीं है। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। अच्छा सोच करके देखो, ये 6 किलो का डब्बा ये नीचे क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो रस्सी में कुछ तनाव तो है, टेंशन, जिसकी वजह से फिर ये 2 न्यूटन का जो 2 kg का जो फोर्स है, जो डब्बा है वो ऊपर जा रहा है। तो सर क्या ये जो 2 kg का जो डब्बा है, क्या इसके ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा? अरे लग रहा है ना, इसका वेट तो हमेशा नीचे लग रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वेट तो हमेशा नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, परंतु ये टेंशन ज्यादा है तो इसने इसको ऊपर खींच लिया, इसीलिए ऊपर जा रहा है। 20 न्यूटन लग तो रहा है परंतु इसकी चल नहीं रही भाई साहब, और यहां पर 60 न्यूटन लग रहा है, इसकी चल रही है भाई साहब। हाँ, इसलिए नीचे जा रहा है। बोला हाँ सर, बात समझ आई सर, है ना। अब अगर हम इस डब्बे के लिए बात करें, 6 किलो वाले के लिए, तो एक तो फोर्स लग रहा है नीचे 60 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है ऊपर, टेंशन है ना। देखो एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, हाँ ऊपर लग रहा है, परंतु डब्बा जा रहा है नीचे। इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला फोर्स कम है भाई साहब। हाँ, ये बात समझ आती है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स निकलेगा 60 - t इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। बोला सर ठीक सर, आपकी बात समझ आई। अब इसको देखो, 2 किलो वाले डब्बे को देखो, 2 किलो डब्बा कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, और ऊपर खींचने वाला फोर्स कौन है? अरे ये टेंशन है। देखो एरो देखो,
एरो देखो, एरो देखो, है ना। तो टेंशन खींच रही है ऊपर, 20 न्यूटन चाहता है कि नीचे चला जाए, परंतु इसकी चल नहीं रही। तो नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स आया T और -20 इज इक्वल टू इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हो कि मेरी जिंदगी में ये हो जाए वो हो जाए, परंतु तुम्हारी मैडम मेरी चलने ही नहीं देती है, चलती उन्हीं की है भाई साहब। मैं कितना भी चालू तो यही हालत हो रखी है 20 न्यूटन वाले फोर्स वाली मेरी भी भाई साहब, कुछ नहीं चलता मेरा, चलती सब उन्हीं की है भाई साहब। खैर छोड़ो, पिटवाओगे तुम लोग, वीडियो देखेंगी बाद में भाई साहब, मारेंगे बहुत। अच्छा मतलब बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो, तुम सच्चाई बता देते हो उनको, है ना। ऐसे आओ सुनो ध्यान से देखो, तो टेंशन लग रही है ऊपर और 20 न्यूटन देखना ले कहीं, बस भाई साहब एडिटिंग में निकालना पड़ेगा या तो ये, है ना। देखो बता चले कमरे में साले रात को तुम, अच्छा मैं इंतजार कर रही हूँ तो तुम रात को 10 बजे ऐसी बातें कर रहे हो बच्चों के साथ, मतलब यहाँ सुनो देखो, टेंशन लग रही है ऊपर, 20 न्यूटन लग रहा है नीचे, तो भाई साहब चली टेंशन की और 20 न्यूटन की तो नहीं चली, मेरी वाली हालत हो रखी है ना बिल्कुल एकदम। चलो तो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है ना, एक्सेलरेशन है और टेंशन है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सुनो टेंशन की वैल्यू यहां से निकाल करके ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है। तो नीचे से टेंशन की वैल्यू क्या आई, सुनो ये आई 2a + 20, 2a + 20, ठीक है। अब इस वैल्यू को अपन ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आएगा 60 और -2a - 20 इज इक्वल टू 6a। बोला हाँ सर आपकी बात समझ आई सर, है ना। देखो 60 - 20 कितना आ गया 40, और सामने कितना हो गया 6 और 2 8, तो 8a हो गया, है ना। देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 40/8, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। बोलो अरे 8 पंजे 40, वही तो होता है ये, है ना। तो a इज इक्वल टू 5 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालना भी कोई खास बात नहीं है। बोला बहुत बढ़िया साहब, है ना। सीधा नहीं बोल सकते थे 8 पंजे 40 होता है ना। ध्यान से देखो t इज इक्वल टू कितना 5 और 2, है ना। तो कितना हुआ 10 हो गया और प्लस साथ में 20, तो टेंशन कितनी हो गई, टेंशन हो गई भाई साहब 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। बोला ठीक भाई, ये सवाल होते हैं देखो, है ना। अभी सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल पता है टफ कब होता है, जब इसमें ये डब्बा हटा करके यहाँ पर एक और पुली लगा देता और पुली पर 2 मासेस लटका देता। कराऊंगा वो सवाल आज में, बिल्कुल टेंशन मतलब करा करके भेजूंगा उसको भी। बोला बात समझ आई, पक्का। चलो इसको अच्छे से नोट करेंगे एक बार हम लोग, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा सुनो, देखो एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा सा सवाल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक सा सवाल है। देखो बोला गया कि मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, ओके 37 डिग्री का एंगल है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला गया कि यहां पर ना एक ऐसे डब्बा रखा गया है और डब्बा बोला गया मान लो 5 किलो का डब्बा है, ठीक है। 5 किलो का डब्बा है। बोला ठीक है, ओके, है ना। अब क्या करा अपन ने, यहां पर अपन ने लगाई एक पुली, ठीक है। यहां पर अपन ने लगाई एक पुली और एक रस्सी से, ठीक है, इस डब्बे को कनेक्ट करा और भाई साहब यहां पर एक और डब्बा कनेक्ट कर दिया और वो डब्बा है बोला गया मान लो 10 किलो का, ठीक है। 10 किलो का डब्बा है। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। अब क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक तरफ एक डब्बा है 5 किलो का, एक तरफ एक डब्बा है 10 किलो का। बोला ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। टेंशन भी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो। तो एक्सेलरेशन तो मुझे पता है कि दोनों डब्बों का सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों डब्बे सेम ही रस्सी से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कंस्टेंट रिलेशन ऐसा सिंपल ही आएगा कि A1 इज इक्वल टू A2, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और क्या बताना है, और टेंशन बतानी है। सवाल बिल्कुल आसान है भाई साहब। देखो मैं तुम्हें कराता हूं, बहुत ही प्यारा सा सवाल। देखो ध्यान से देखो, तो हमें नेचुरली ये बात पता है कि अरे 10 किलो का डब्बा नीचे जाना चाहिए और 5 किलो का डब्बा ऊपर आना चाहिए। कभी कभी सवाल में आप जज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला होता मान लो 4 किलो का डब्बा है, ये 5 किलो का डब्बा है, तो पता दिमाग में ख्याल आते हैं कि यार 4 किलो डब्बा तो सीधा नीचे आएगा, पता नहीं 5 किलो का यार ऊपर नीचे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप अपनी मर्जी से हमेशा एक डायरेक्शन मान लो कि भाई मेरे को तो लग रहा है कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए, और अगर फिर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो समझना कि आपने जो माना था बिल्कुल सही माना था। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो समझना कि आपने जो माना था उसका उल्टा सही है। फॉर एग्जांपल आपका एक्सेलरेशन आता मान लो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप मानना कि भाई साहब जैसा आपने माना है उसका उल्टा सही है और आंसर 1 ही है, ठीक है। माना अगर आपने माना था कि मान लो 4 किलो का डब्बा नीचे जा रहा है और आंसर आया -1, तो आप समझना कि 4 किलो का डब्बा ऊपर जा रहा है 1 से।
बात समझ आ गई? पक्का? बाकी यहां तो हमें नेचुरली ही समझ आता है कि 10 किलो का डब्बा नीचे जाएगा और 5 किलो का डब्बा ऊपर आएगा, है ना? तो चलो आ जाओ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें? हमें पता है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन और ये रही होगी टेंशन और ये रही होगी टेंशन, है ना? जहां पर भी रस्सी दिखे कांटा मारो टेंशन लिखो, कांटा मारो टेंशन लिखो, कांटा मारो टेंशन लिखो। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना? आओ सुनो ध्यान से देखो। अब इस 5 किलो वाले डब्बे की देखो जन्म कुंडली निकालते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा mg वो बिल्कुल नीचे लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 50 न्यूटन लग रहा होगा। ये सब बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं जब नॉर्मल फोर्सेस की बातें कर रहा था, देख करके आना अगर नहीं समझ आए तो, है ना? देखो सुनो बेटा, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो मुझे पता है कि ये नॉर्मल वाली लाइन होती है, नॉर्मल फोर्स वाली। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है ये वो होता है। और बेटा अगर ये 37 है तो ये भी कितना है? 37 डिग्री का एंगल है। ये भी पिछली वाली वीडियो में प्रूव करके दिखाया था तुम्हें भाई साहब नॉर्मल फोर्स वाली में कि अगर ये 37 है तो ये भी 37 है। भाई साहब बहुत बढ़िया, बात समझ आई। सोचो ये 50 न्यूटन का फोर्स, ये 50 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में, इसका बोलो 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 50 का cos 37। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 50 का cos 37 माने 40 न्यूटन। तुम्हें समझ आया? 50 इंटू cos 37 मतलब के 50 इंटू 4/5 मतलब कितना? 40 न्यूटन भाई साहब। कितना? 40 न्यूटन। और इस दिशा में कौन सा इसका? sin 37 मतलब के 50 इंटू 3/5 तो कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना? अब ये बात तो नॉर्मली समझ आती है कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा, कोई शंका नहीं। हाँ बात समझ आती है अपने को, है ना? ध्यान से देखो, तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि 100 न्यूटन जीत रहा होगा। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। इसकी बात कर लो। देखो टेंशन तो खींच रही है ऊपर, 30 न्यूटन खींच रहा है नीचे, तो भाई साहब टेंशन माइनस 30 इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। बोला हाँ सर, ये बात भी समझ आती है। अब क्या करेंगे? टेंशन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ऊपर वाली में डाल देंगे। तो टेंशन कितना आया? ये आया 50 नहीं, अच्छा 5a और प्लस 30, है ना? अब इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो तो कितना आया? 100 और माइनस का 5a माइनस का 30 इज इक्वल टू 10a। बहुत बढ़िया साहब। तो ये आ गया 70 और सामने हो गया 15a, सामने हो गया 15a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? ये आ गया 70 और बाय 15। देखो 5 से चला जाएगा, है ना? कितना आएगा? 5 एकम 5, है ना? और 2 बच गया तो 5 चौके 20, 14 5 70, है ना? और ये हो जाएगा नीचे 3, तो 14/3 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ओके, और जब इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पर ऊपर पुट कर देंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा 5 इंटू 14/3 और प्लस 30 यहां से जो भी मेरा आंसर आ जाए वो सही आंसर माना जाएगा। आई होप हमको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अरे आई है कि नहीं आई है? देखो आज की वीडियो को मैं थोड़ा सा बेसिक रख रहा हूं बिल्कुल, और आज मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल आपके साथ डिस्कस भी करे। कोई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस नहीं किया अभी तक, बिल्कुल नॉर्मल सवाल करें, ठीक है? फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि सवाल बहुत वैरायटी के बनते हैं और एक ही वीडियो में दे दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा फिर, है ना? चलो आज की वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहता हूं। इससे जो अगली जो वीडियो बनेगी जिसमें इसका सेकंड पार्ट बनाया जाएगा उसमें सवालों का लेवल बहुत ज्यादा उठा दिया जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि वो वीडियो देखने से पहले आप इसे पक्का पूरा देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही सेकंड वीडियो पर आगे बढ़ेंगे। और यहां तक आए हो तो भाई साहब तुम्हें समझ तो सारा का सारा है, और समझ आया तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अपनी जो रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फैमिली अपनी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, ठीक है? चलो आप लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, टाटा।